नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। किस तरह से स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं और कोरोना के कुचक्र से किसी तरह से ये दुनिया बाहर निकली है और इसी बीच में एक नया खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। और वो खतरा है यूक्रेन के साथ में, यूक्रेन को लेकर बल्कि कहें, अमेरिका और रूस का युद्ध। दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं। आने वाले समय में क्या होगा, युद्ध होगा नहीं होगा, नया घटनाक्रम क्या है, भारत के लोग किस तरह से प्रभावित होंगे, सीधे किस तरह से प्रभावित होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित होंगे। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर आज सोचना और विचार करना ज़रूरी है। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारत के लिए ये एक बड़ी गंभीर चुनौती बनता जा रहा है और किस तरह से भारत से भी ज़्यादा दुनिया के लिए ये चुनौती बनता जा रहा है, जो दुनिया को कहा जाता था कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई है, जिसको लोग कहते थे कि अब जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका बार बार मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, उसमें दुनिया केवल की ताकत जो है वो एक ख़ास जगह पे केंद्रित होती जा रही है। हमारे देश ने भी अमेरिका की शरण में एकदम जाना शुरू कर दिया था। हालत ये है कि जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अब हाल में अमेरिका हो गया है हमारा, यानी अब सबसे ज़्यादा माल हम अमेरिका से मंगाते हैं। तो ये पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच में जब ये बवाल बड़ा होगा तो इसका हम पर क्या असर पड़ेगा, उसमें कुछ नए डेवलपमेंट भी हैं, नई चीज़ें भी हैं जो बहुत कुछ इशारा करते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल को समर्थन देना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ धन देकर इस चैनल को आगे बढ़ाएं, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। आप हमारा भुगतान के लिए एक बार कोड भी आपको स्क्रीन पर कई जगह दिखाई देगा, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। जो बड़ा डेवलपमेंट है, आप कहें कि दबाव की कार्रवाई है या कहें कि एक नया टेंशन दुनिया को दे दिया है जो बाइडेन ने, वो टेंशन ये है कि उसने ये कहा है कि जो अमेरिकन्स यूक्रेन में हैं उनको कहा है कि जिसको बहुत ज़रूरी काम नहीं है वो वहाँ से आ जाएं। एम्बेसी वाले बने रहें, लेकिन अगर कुछ लोग अपनी परिवार के साथ में यूक्रेन में वहाँ से निकल आएँ, सिविलियंस यूक्रेन को छोड़ दें, और जो जो अमेरिका के कर्मचारी हैं यूक्रेन में, उनको भी यूक्रेन छोड़ के वापस अमेरिका चले जाना चाहिए, क्योंकि हालात गंभीर हैं। और जब वो ये बयान दे रहे हैं तो ये एक तरह से एक नया प्रेशर दुनिया के ऊपर बना रहे हैं, ख़ास तौर पे रूस के ऊपर बना रहे हैं। और उस समय बना रहे हैं जब वो ये बयान दे रहे हैं तो उनके साथ में एक बहुत बड़े और गंभीर व्यक्ति हैं जो उनको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हैं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। ओलाफ शोल्ज बिडेन को समझाने गए हैं। आप याद कीजिए, जैसे पुराने ज़माने में जब युद्ध होता था, राम रावण का युद्ध अड़े रहते थे, तो उसमें कई, या महाभारत का युद्ध होता था, तो विदुर जैसे लोग होते थे, वो कोशिश करते थे कि जाके समझाएं भैया कि दुर्योधन को कि मान जाओ। ऐसे ये ओलाफ शोल्ज जो हैं वो गए हैं और उसको समझाने गए हैं कि भाई क्या बातचीत करके रास्ता नहीं निकल सकता है, क्यों अड़े हुए हो। उधर दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो उधर रूस को समझाने में लगे हुए हैं। इमैनुअल मैक्रो जो है वो पहुंच गए हैं रूस में, और इमैनुअल मैक्रो ने वहाँ पे पुतिन से बात की और वो पुतिन को समझा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन को लेकर ये जो नया एक बयान आया है जो बाइडेन का, ये आया है जर्मनी के चांसलर के साथ खड़े होकर। जर्मनी में चांसलर मतलब जैसे भारत का प्रधानमंत्री और रूस का राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख है वहाँ के, वो उनके साथ बातचीत के बाद आया। उन्होंने लोगों से कहा है कि आप अपनी और वापस आ जाएं, आप टेंशन, अपने कर्मचारियों को कहा है कि आप वहाँ से वापस आ जाएं, और जो लोग वापस आना चाहते थे उनको परमिशन भी दे दी है, क्योंकि सरकार का तक आदेश नहीं होगा आप कैसे छोड़ के आ जाएंगे किसी देश को, तो परमिशन भी दे दी है। तो अब ये स्थिति ऐसी है, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अगर अपने लोगों को यूक्रेन से बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब यूक्रेन में कोई बड़ा बवाल होने वाला है। यूक्रेन में हो सकता है कि कुछ युद्ध जैसी गतिविधियां हों। अब युद्ध जैसी गतिविधियां क्यों हो रही हैं, इसकी एक वजह ये माना जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा पर, तो हुआ ये कि यूक्रेन की सीमा पर रूस ने करीब जो है 1 लाख के करीब सैनिक खड़े किए हुए हैं,
टैंक खड़े हुए किए हुए हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इसके अलावा चारों तरफ से उसने यूक्रेन की घेराबंदी कर रखी है बहुत सारे हथियारों के साथ में। तो हो सकता है आपके और हमारे मन में यह है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो यूक्रेन पे हमला करना चाहता है, लेकिन रूस कह रहा हम उस पर हमला भी करना नहीं चाहते हैं। तो अगर इस बात को थोड़ा सा तटस्थ होके एक तरफ खड़े होकर देखें तो इसमें झगड़ा जो है वो ये है झगड़ा कि आप ऐसे समझें कि श्रीलंका जो है उसको आकर ऐसे सरल भाषा में समझें, चीन वहाँ पे आके श्रीलंका को कहे कि आज से तुम मेरे दोस्त, तुमको मैं हथियार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, पाकिस्तान भी उसके साथ मिल जाए। और भारत अगर एक शक्तिशाली देश है तो वो कहेगा नहीं चीन, तुम इनकी तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि इससे हमारी सुरक्षा को खतरा बढ़ता है। उसी तरह से यूक्रेन खुद सोवियत संघ से अलग हुआ एक देश है, यानी वो रूस का पहले हिस्सा था। यूक्रेन की एक बड़ी आबादी आज भी रूस के समर्थन में है, रूस के साथ जाना चाहती है। अब रूस की जो यूक्रेन की सरकार है, जो नई सरकार आई है, वो सरकार यूक्रेन को अमेरिका के साथ मिलाना चाहती है। अमेरिका के साथ मिलाने का मतलब अमेरिका में विलय नहीं है। नाटो, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो थी, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप ऐसे समझे कि अमेरिका का एक गैंग था पहले, जैसे शोले में आप गब्बर सिंह मान लें, तो गब्बर सिंह के गैंग में जाना चाहते हैं। अब ये ठाकुर का कहना ये है कि गब्बर सिंह के गैंग में जाओगे तो आप हमारे गांव के लिए खतरा पैदा करोगे, तो आप गब्बर सिंह के गैंग में नहीं जा सकते, यानी नेटो में यूक्रेन शामिल नहीं हो सकता, ये रूस का कहना है। और रूस नेटो देशों से कह रहा है कि आप इसको शामिल मत करो। क्यों नहीं शामिल करो? क्योंकि रूस को ये डर लग रहा है कि चारों तरफ से नेटो पार्टनर्स इकट्ठे हो जा रहे हैं और रूस की घेराबंदी कर रहे हैं। इस तरह से रूस को चारों तरफ से अमेरिका के जो समर्थक देश हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो के साथ जाता है तो यूक्रेन के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया, तो अमेरिका बड़े खतरनाक टाइप के हथियार, महंगे हथियार उनको सौंपेगा या कहें कि सैनिक अड्डा बना लेगा, जैसा कि अमेरिका ने हमारे बगल में पाकिस्तान में बना लिया था अफ़गानिस्तान के बहाने, और वहाँ हवाई अड्डों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर भी उतने बड़े स्तर का जमावड़ा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान नेटो का हिस्सा नहीं है। तो ये दिक्कत खड़ी हो गई किसके लिए? रूस के लिए, कि यार ये हमारे एकदम बगल में इन्होंने इतना खतरनाक जमावड़ा करेंगे तो वो कहेंगे इधर मत आओ, दूर हट, ये कर रहे हैं रूस। और वो कह रहा है कि हम दूर क्यों हटें, और बाइडेन लगातार दबाव बना रहा है। उसके बगल में एक बेलारूस जगह है, बेलारूस भी पहले सोवियत यूनियन में थी। वहाँ पे बड़ी संख्या में जो नाटो है या जितने भी देश हैं अमेरिका के मित्र देश, उन्होंने बड़ी संख्या में हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। यानी दोनों एक तरह से आमने सामने खड़े हो गए हैं। किसी भी पल बड़ा झगड़ा शुरू हो सकता है, और ऐसी स्थिति में हमारे जो भारत के लोग हैं उनके लिए दूसरी टेंशन है, क्योंकि वे पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें से जुड़ी हुई हैं। हालांकि अमेरिका ने ऐलान किया है कि रूस से जर्मनी को जाने वाली जो गैस पाइपलाइन है उसको हम प्रभावित नहीं होने देंगे, लेकिन अगर रूस से ही जा रही है गैस तो रूस उसको बंद भी कर सकता है। उसको बंद करने का मतलब ये है कि जो पूरा यूरोप है उसके लिए गैस का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ें ये हो रही हैं कि भारत के जो स्टूडेंट्स, भारत में जो सबसे बड़ी सीधा जो प्रभाव है, देखिए बाकी के प्रभाव जो हैं वो आपके इस पे निर्भर करते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हैं, या आपको एक जगह से चीज़ नहीं मिलेगी तो दूसरी जगह से ले लेंगे। लेकिन अगर पूरी दुनिया के बहुत सारे रिसोर्सेज, बड़े बड़े देश अपने धन धान्य को फूंकते हुए, बहुत सारा पैसा खर्च करके अगर यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए रूस से जाएंगे और रूस के समर्थन में नॉर्थ कोरिया और चाइना आएगा, तो उस दुनिया में बाकायदा ऐसे हालात खड़े हो जाएंगे जिसमें बहुत सारे देश, जैसे भारत जैसे देश हैं, उनके लिए तय करना मुश्किल हो जाएगा कि वो किसके साथ खड़े हों। क्योंकि रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियार देने वाला देश है। चीन वो देश है जो सबसे ज़्यादा भारत को अपना सामान भेजता है, यानी उसका नंबर 1 ट्रेड पार्टनर था। अभी अमेरिका बीच में कुछ परिस्थितियों के कारण, कोरोना के कारण बनी हुई परिस्थितियों के कारण नंबर 1 आ गया है, लेकिन स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। तो एक तरफ आपके पास ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा हथियार आपको बेचता है, दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा देश है जहाँ से आप सबसे ज़्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं। हमारी दवा भी चीन से आती है, हमारे खाने पीने का सामान भी चीन से आता है, हमारी बिजली भी चीन के बिजली घर यहाँ लगे हुए हैं उनसे बनती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो
चीन से आती हैं, जो चीन के संबंधों के कारण हमको मिलती हैं। और चीन के साथ में हमारा ये पैक्ट है कि भाई लड़ाई झगड़ा जो भी होता रहे, हम व्यापार अपना बंद नहीं करेंगे, और इसके कारण हमको चीनी सामान मिलता है। और शायद दुनिया में हम बहुत खुशनसीब कुछ देशों में से हैं जिनको बहुत सस्ती दाम पे चीज़ें मिल रही हैं, वरना यहाँ पे भी बहुत सारी महंगाई हो जाती। अच्छा, इस बीच में भारत सरकार एक संतुलन बनाने के चक्कर में रहती है, और संतुलन के चक्कर में वो अमेरिका को भी साधे रहती है। और जो आइडियोलॉजी है हमारी आज की सत्ताधारी पार्टी की, वो प्रो अमेरिका है। तो भारत उस बीच में, उस दबाव के बीच में भारत को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो किसकी तरफ से खड़ा हो, क्योंकि जब युद्ध होगा तो जो दुनिया भर के देश हैं उन पे दोनों पार्टियां दबाव बनाएंगी। हर पार्टी चाहेगी कि भारत उसका साथ दे, या दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर दबाव बनेगा, तो ये स्थिति हमारे ऊपर आके खड़ी हो जाएगी। इस बीच में जो सबसे बड़ा संकट हो गया है, वो संकट हमारे साथ ये हो गया है कि जो भारत के छात्र हैं यूक्रेन में, वो दुनिया के छठे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ते हैं। भारत के छठे नंबर पे सबसे ज़्यादा। उसकी वजह है कि यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई जो है बहुत सस्ती हो जाती है। अगर आप MBBS पढ़ने के लिए जाएंगे तो भारत में MBBS की पढ़ाई करने के लिए अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो 1 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। यही पढ़ाई अगर आप अमेरिका में करते हैं तो 8 करोड़ का खर्चा होता है। ऑस्ट्रेलिया में करेंगे तो 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ब्रिटेन में भी 4 करोड़ खर्च होते हैं। न्यूजीलैंड में अगर आप ये पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे भी 4 करोड़ रुपए के करीब खर्चा होता है। कनाडा में भी करीब करीब इतना खर्चा है। लेकिन जहाँ 4 करोड़ 8 करोड़ की बात हो रही है, वहाँ यूक्रेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे भारत के 1 करोड़ का भी चौथाई, यानी केवल 25 लाख रुपए में आप MBBS करके आ सकते हैं। तो इस चक्कर में हो क्या रहा है कि बड़ी संख्या में छात्र भारत से यूक्रेन जाते हैं MBBS की पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे मेडिकल की डिग्री लेने के लिए। और करीब 18,000 छात्र हमारे इस समय भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारे 18,000 नागरिक और हमारे बच्चे इस खतरे में हैं कि युद्ध खड़ा हो जाएगा, तो उनको हम कैसे निकालेंगे, कहाँ से लाएंगे, उनको बचा के कैसे हम अपने यहाँ तक लेके आएंगे। और जो लोग यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पे सीधे प्रैक्टिस करने को मिल जाए। कुछ लोगों को लगता होगा कि छोटा सा देश है, 25 लाख रुपए में अगर MBBS कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पे दाएँ बाएँ होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ से आने के बाद भारत में एक बड़ी कठोर परीक्षा देनी पड़ती है जिसमें 75% छात्र फेल हो जाते हैं, और उस परीक्षा को देने के बाद ही आप यहाँ पे डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नियम है। और ये नियम बनाने के पीछे क्या रहा होगा, इससे जाहिर बात है कि भारत की जो शिक्षा है मेडिकल की, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना और उसको प्राथमिकता देना, ये मकसद रहा होगा। मेडिकल काउंसिल ने ये नियम इसीलिए बनाया होगा। तो अब ऐसी सारी स्थितियों में मामला फंस गया है और दोनों तरफ से टेंशन बढ़ रही है। देखिए, उन्होंने अपना पोत भी उतार दिया, उन्होंने अपने हथियार भी तैनात कर दिए हैं पुतिन। बाइडेन जो है अपने सारे नेटो देश जो हैं, पश्चिमी देश, जो पूरी की पूरी ताकत है, वो लगे हुए हैं। फ्रांस वाले इधर आए हुए हैं समझाने के लिए पुतिन को, उधर जर्मनी वाले गए हुए हैं, और पूरा का पूरा तनाव चल रहा है। इस पूरे तनाव के बीच में हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, पहली चीज़। दूसरा, पहले से जो कोरोना का पूरा चक्र था, जिसमें बहुत सारी हम लोगों के ऊपर बंदिशें लगी थी, बहुत सारे हमने लॉकडाउन लगाए थे, दूसरी चीज़ें लगाई थी, लड़खड़ा गई थी अर्थव्यवस्था। बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए थे क्योंकि कोरोना का प्रबंधन स्मार्टली नहीं हुआ। बाकी देशों में इतना बुरा हाल नहीं हुआ, हमारे यहाँ ज़्यादा बुरा हाल हुआ। ऐसा रैंकिंग अगर आप देखें तो उससे पता चलता है। मेरे वीडियोस में आपको डिटेल्स मिल जाएगी डाटा की। तो उन सारी की सारी परिस्थितियों के बीच में ये एक नया सरदर्द हमारे सिर पे आ गया है, और अगर वहाँ युद्ध होता है तो भारत को फिर एक और धक्का सहना पड़ेगा। जो चारों तरफ से हमारे नागरिक बुरी हालत में, सरकारी लमतरानियों को छोड़ दीजिए, उनके लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, रोज़गार का संकट और बढ़ जाएगा, और हर तरफ से दुख ही दुख है, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। तो आप और हम सब मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये युद्ध ना हो, ये वॉर ना हो। यूक्रेन पे कह रहे हैं पुतिन कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम वहाँ हमला नहीं करेंगे, तो नाटो को ज़बरदस्ती उनके सर पे तोप लगाने, तमंचा लगाने की जिद नहीं करनी चाहिए। अमेरिका को भी शांत बैठ जाना चाहिए कि यूक्रेन पे जब वो वादा कर रहे हैं कि हम हमला नहीं करेंगे, तो यूक्रेन जब असुरक्षित नहीं है तो तुम्हारी वहाँ ज़रूरत क्या है? तुम वहाँ जाके अपनी दादागिरी जमाना चाहते हो। एक तरह से रूस की कनपटी हुई ना यूक्रेन, जहाँ पे आप बंदूक रख रहे हो। तो ये पूरे के पूरे हालात हैं, और इन हालात के बीच में ये एक चिंताजनक स्थिति है जो मैं आपसे साझा करना चाहता था।
उम्मीद करते हैं तनाव घटेगा, दुनिया की समझाई हुई बातें इन अहंकारी, अकड़ू, ताकतवर लोगों के दिमाग में घुसेंगी। पुतिन की खोपड़ी भी थोड़ी शुद्ध होगी। बाइडेन भी जो है थोड़ा सा, कम से कम इस मामले में ट्रंप कैसा भी घटिया था, अमेरिका से आगे नहीं सोचता था, लेकिन उसके समय में दुनिया भर में इस तरह की हरकतें अमेरिका ने नहीं की। उसने खुद पे फोकस रखा और यहाँ तक कि उसने अफ़गानिस्तान से भी सेनाएं निकाल लीं। आप देश हो, देश की तरह रहो, दुनिया के बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, ये समझ में नहीं आता है। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।